अगर किसी मेटालिक शीट से रिलेटेड फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है तो पहले ही आप जानते हैं फैराडे साहब ने कहा था कि अगर फ्लक्स एसोसिएटेड चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ और करंट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। लेकिन अब दिक्कत यहाँ ये है कि जहाँ वायर में जब ये करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस कम होता है तो वहाँ हीट कम प्रोड्यूस होती है और जो ज़रूरत की एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें है वो ज़्यादा मिलती है। अगर वही एसोसिएटेड फ्लक्स विद इन अ बॉडी ऑफ एनी मेटालिक सरफेस प्रोड्यूस होता है तो रेजिस्टेंस बहुत अधिक ऑफर होता है और करंट या आप कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने की बजाय हमें मिलती क्या, हीट एनर्जी, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो ड्रॉबैक सबसे बड़ी एडी करंट की यही है कि इट प्रोड्यूसेस a lot of heat energy जिसकी हमें जरूरत है। अब सवाल उठता है साहब जरूरत नहीं है तो हम यहाँ डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा था कि फ्रिक्शन के बारे में 11th में आपने पढ़ा था ना कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। तो ये जो एडी करंट है हमारे साथ ये भी नेसेसरी इविल है। ये उन शैतानों की कैटेगरी में है जिनका अवतार ईश्वर के साथ ही हुआ है। ये रहेगा और कहीं कहीं हमारी हेल्प भी करेगा, इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। आप जानते हैं काला और सफ़ेद एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं और दोनों का ही यूज़ कहीं ना कहीं होता है। तो एडी करंट के भी बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो इसी एडी करंट पे बेस्ड हैं। तो चलिए देखते हैं एडी करंट पे बेस्ड क्या क्या एप्लीकेशन है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आता है राइट 3 यूजेस ऑफ एडी करंट या राइट 3 एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। तो हम एप्लीकेशन देखते हैं एडी करंट के। सबसे पहला यूज है डेड बीट गैल्वेनोमीटर में इसका यूज। आपने पढ़ा था मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा था कि जब हम एक गैल्वेनोमीटर डिवाइस करते हैं तो क्या होता है कि जब करंट विड्रॉ होती है गैल्वेनोमीटर से तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन कॉइल तुरंत स्टॉप नहीं होता है। कॉइल तुरंत स्टॉप नहीं होता है और निडल क्या होगी, आपके गैल्वेनोमीटर की हिलती रहेगी। इसलिए हम एडी करंट का यूज जो है वो कहाँ करते हैं, एक यूज जो है एडी करंट का डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने में होता है कि वंस यू विड्रॉ द करंट फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर इट विल स्टॉप इमीडिएटली। कैसे, आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर में मैग्नेट लगा होता है और जब कॉइल रोटेट करता है तो कॉइल के रोटेशन के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कॉइल जो है वो कहाँ रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में, यानी उससे एसोसिएटेड फ्लक्स लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो once you withdraw the current the flux associated with coil also start reducing। तो वहाँ एडी करंट अपना रोल प्ले करना शुरू करता है और क्या करना शुरू करेगा, वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को रोकेगा। यानी जो मोशन की वजह से एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो उस मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा और इमीडिएटली जो है वो उस कॉइल को रोक देगा। तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं आता है, बस एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाता है। तो पहला एप्लीकेशन हम क्या करते हैं, इन मेकिंग डेड बीट गैल्वेनोमीटर। दूसरा यूज होता है इंडक्शन फर्नेसेस के फॉर्मेशन में। कैसे, अभी आपको मैंने बताया फर्नेस का यूज क्या होता है, पहले आप बताइए।
जहाँ तक मैं जानता हूँ फर्नेस का यूज़ लगभग सभी को पता होगा। भट्टी का यूज़ हम क्या करते हैं, किसी भी मेटालिक कोर को पिघलाने के लिए करते हैं, या कोई औजार बनाने के लिए करते हैं, या हम ढांचा बनाने के लिए करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो मेटल हमारे पास मौजूद है हम उसको पहले पिघलाएं और रिक्वायर्ड शेप में ले आएं। तो जनरली जो कन्वेंशनल हमारे पास फर्नेसेस होते हैं उससे 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऑब्टेन करने में ही बहुत सारा फ्यूल जो है कंज्यूम करना पड़ता है। यहाँ जो इंडक्शन फर्नेस का हम यूज़ करेंगे उससे हम बहुत हाई टेम्परेचर गेन करेंगे और बहुत इजीली गेन करेंगे विदाउट किसी गैसियस फ्यूल के। कैसे? आप जानते हैं कि आपको पहले ही बताया गया था फैराडे लॉ में कि पहला लॉ यही कह रहा था कि अगर एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे जिस ऑब्जेक्ट को मेल्ट करना है, जिस मेटल को मेल्ट करना है। और आपको एडी करंट की खासियत पता ही है कि इफ एसोसिएटेड फ्लक्स, if the associated flux with whole body is changing, eddy current will produce. Electron will seems to be caught in eddy. और इतनी तेजी से वो वर्क करते हैं कि टेम्परेचर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है रेजिस्टेंस की वजह से, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है कि आपका वो ऑब्जेक्ट मेल्ट हो जाएगा जिसे आप मेल्ट करना चाहते हैं। तो ये दूसरा यूज है in making induction furnaces. एक आउटले मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक, ये आपका फर्नेस है जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगे हुए हैं, पोल पीसेस, और जिस ऑब्जेक्ट को आपको मेल्ट करना है, जिस मेटल को आपको मेल्ट करना है उसे आप रखेंगे कॉन्टिन्यूसली। यहाँ इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को हम करंट से कंट्रोल करेंगे, चेंज करेंगे। तो क्या होगा, since the magnetic field is changing, so the flux will change and ultimately eddy current will produce in whole body. Here you can say, you can see this is the eddy current which is in the form of work. It will produce a lot of heat, and this heat will melt it. ये इसे melt कर देगा। Okay? So this is the use, second use, very important use in making induction furnaces. Third use, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं। हाई स्पीड ट्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। कैसे, वो आप जान लें। अगर ट्रेन को हमें रोकना है तो ये जो ट्रेन का पहिया है इसके साथ इसके एक्सल में ड्रम्स लगे होते हैं इस तरह के, ये आप देखें, ठीक है। Whenever we have to apply brake, we apply magnetic field inside this drum. तो ये जो आपका पहिया है इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और बढ़ क्यों रहा है, इसकी स्पीड से। पहिया जितनी तेजी से मूव करना शुरू करेगा, जो फ्लक्स एसोसिएटेड फ्लक्स है वो उतनी ही तेजी से बढ़ना शुरू करेगा। अब यहाँ जो इंड्यूस
करंट प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है, हाई स्पीड की वजह से। इसलिए आप लेंज लॉ में पहले पढ़ चुके हैं, ये अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन का क्या करेगा, विरोध करेगा। और कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हाई स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इस बीम को ये क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, लेंज लॉ के अनुसार। तो तीसरा यूज आपने क्या समझा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। थर्ड यूज, नाउ द फोर्थ वन इज eddy current is used in speedometer. स्पीडोमीटर आपकी गाड़ियों में लगा होता है, उससे आप स्पीड नापते हैं, वहां भी इसका यूज होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं आपके एडी करंट के, इनको आपको जानना चाहिए, क्योंकि एडी करंट की डिफिनीशन के साथ साथ कम से कम 2 यूजेस भी पूछता है बोर्ड हमसे। तो एक मार्क्स आपको डिफिनीशन पे मिलता है और आधे मार्क्स आपको यूजेस बताने पे मिलते हैं। तो ये यूजेस आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। अब आगे चलते हैं। 11th में आपने पढ़ा कि फ्रिक्शन एक नेसेसरी इवल है, कहीं इसकी जरूरत पड़ती है तो कहीं हमें इसे घटाना पड़ता है। वैसे ही अब सवाल ये उठता है, ठीक है कहीं इसके यूजेस हैं, लेकिन जहां इसके यूजेस नहीं हैं वहां आप इसे कम कैसे करेंगे। इसकी खामी तो आपको पता ही है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बजाय हीट एनर्जी देना शुरू कर देता है, जिसकी जरूरत हमें है नहीं। तो बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स अप्लाइड टू रिड्यूस एडी करंट। चलिए अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं। Methods of reducing eddy current. फर्स्ट चैप्टर में ही आपको समझाया गया था कि करंट कहाँ फ्लो करता है, सरफेस। कहाँ फ्लो करता है, सरफेस में, सरफेस के अंदर नहीं, बॉडी के अंदर नहीं, केवल सरफेस। इसी से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आप जानते हो ये एक मेटालिक प्लेट है और ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। अगर इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, एडी करंट जो प्रोड्यूस होगा वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, पूरे के पूरे बॉडी में। देखो इस तरीके से, तो ये देख रहे हैं बच्चों, ऐसे ये करंट प्रोड्यूस होता है विद इन द होल बॉडी। और क्योंकि इस पूरे के पूरे शीट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो अब सवाल उठता है घटाना कैसे है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, इसमें स्लॉट्स काट देंगे, स्लॉट्स काटेंगे। स्लॉट्स कैसे काटेंगे, देखिए एडी करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू E बाई R। हमें एडी करंट को घटाना है, हमें एडी करंट को क्या करना है, घटाना है। तो अगर किसी तरीके से हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, अगर किसी तरीके से हम क्या करें, रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, एडी करंट I जो है, I इज एडी करंट, तो ID लिख सकते हैं आप, ID इज एडी करंट एंड वी हैव टू रिड्यूस इट। तो व्हाट वी कैन डू, R को आप इंक्रीज कर दीजिए, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दीजिए। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए यहां देखिए करंट को कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, इतनी बस। लेकिन अगर हम इसमें स्लॉट्स काट दें, स्लॉट्स काटने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, इसमें पतले पतले इसमें से इन हिस्सों को काट दें, ये
देखो करंट को जितना लंबा दूरी तय करना पड़ेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस उसे ऑफर होगा। तो यहाँ इसको कितना ऑफर हो रहा है, मैक्सिमम इतनी की वजह से इतनी दूरी की वजह से रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ से या ऐसे, फिर इतना, 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 फिर इतना। तो यहाँ करंट को देख रहा ना, एक बड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इस वजह से इसको लंबा रेजिस्टेंस ऑफर होगा, और लंबा रेजिस्टेंस ऑफर होगा तो एडी करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ मैं ये कहूंगा, आप देख ही रहे हो कि वी कैन रिड्यूस एडी करंट बाय कटिंग द स्लॉट्स in the metallic plate. It will provide a huge amount of resistance which will reduce the value of eddy current according to this relation. So how can you reduce eddy current? By cutting slots. So by cutting slots, the resistance will increase, and according to the relation ID, which is inversely proportional to R, eddy current will reduce. So this is the method of reducing eddy current. Okay? तो ये बहुत पॉपुलर है और पूछा भी जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। एडी करंट के बाद एडी करंट के बाद जब हम आगे चलेंगे तो अब बात करेंगे मोशनल ईएमएफ की। लेकिन मोशनल ईएमएफ को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, और अगर कोई कॉइल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जैसे कि आप पहले मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें आपको पता चलता था कि जो फोर्स डेवलप होगा मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के मोशन से वो किस डायरेक्शन में होगा, वैसा ही क्या, बिल्कुल सेम वही रूल अप्लाई होना है, लेकिन अब राइट हैंड रूल में अप्लाई होना है। जहां चार्ज होगा वहां करंट। चलिए देखते हैं फ्लेमिंग्स राइट। यूज क्या है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो चलिए देखते हैं। If you will stretch your fingers, forefinger, middle finger and thumb perpendicular to each other, then the middle finger will give the direction of induced current या induced EMF. This forefinger will give the direction of magnetic field and the thumb will give the direction of force. You know that the force is produced by, the force produces motion. So this thumb gives the direction of force as well as velocity, because velocity is the effect of force. तो confuse नहीं होना है, this is IBF, and since velocity is what, effect of force, so thumb will give the direction of force as well as velocity. So this is IBF. Clear? Now next, motional EMF. We shall discuss about motional EMF.
very important topic, because every year at least 3 marks question is numerical, 3 marks numerical is asked from this section, motional EMI, either direct derivation और some associated numerical। तो इस पे कंफर्म रहिएगा और बहुत क्लियर रहिएगा।